गर्मी में मायके का पसीना और दर्द वर्सेस ससुराल का एसी और नींद। भीषण गर्मी में दुर्गा एक छोटे से कमरे में बैठी है। पसीने से उसका शरीर भीगा है और उसकी सांसें रुक रही हैं। हे भगवान, इस अंधेरे कमरे में मुझे बहुत घुटन हो रही है। ऊपर से गर्मी भी बहुत ज्यादा है। मुझे ये पंखा चलाना है। नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ पंखा नहीं चला सकती। मेरा गला प्यास से सूख रहा है। मुझे पानी पीना है। हाँ, मैं पानी पीती हूँ। अब दुर्गा टेबल पर रखे एक बोतल से पानी गिलास में लेती है और उसे पीते ही उगल देती है। हे भगवान, ये पानी कितना गर्म हो रहा है। इस गर्म पानी को पी के तो मेरा गला और जलने लगा। मुझे ठंडक चाहिए। दुर्गा की ये घुटन और ये बेचैनी दुर्गा के साथ साथ हमें भी बेचैन कर रही है। आखिर क्यों दुर्गा इतनी गर्मी में घुटन के साथ उस अंधेरे कमरे में बैठी है? और कमरे में पंखा होने के बावजूद भी दुर्गा उस पंखे को क्यों नहीं चला रही है? और एक साधारण इंसान इतनी गर्मी में कभी गर्म पानी नहीं पी सकता, लेकिन दुर्गा के कमरे में वही पानी क्यों रखा है? क्या ये सब किसी की साजिश है या दुर्गा का किसी ने किडनैप किया है? आखिर क्या बात है? चलिए जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। हे भगवान, रसोई में कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है और मेरी चाची मुझसे सुबह से रसोई में काम करवा रही है। दुर्गा इतना कहती है कि तभी वहां पर दुर्गा की चाची आती है। सुन, ये रोटियां बनाना बंद कर और अभी फटाफट दाल मखनी, छोले और राजमा बना ले। पर चाची, मैं सुबह से रसोई में काम कर रही हूँ। मुझे गर्मी लग रही है और अब मुझे नहाना है। बाकी लगभग मैंने सारा खाना बना दिया है। अब गायत्री गुस्से से दुर्गा का हाथ कस के मरोड़ते हुए कहती है, तुझे कहा ना खाना बनाने के लिए। तुझे बात समझ में नहीं आ रही है? प्यार से बात माननी है या मैं अपने दूसरे तरीके अपनाऊं? नहीं नहीं, गलती हो गई चाची, मैं अभी बना देती हूँ सब कुछ। अब दुर्गा फिर से छोले, राजमा, दाल मखनी बनाती है और ये सब करते करते दोपहर के 3 बज जाते हैं। अब खाना खाकर दुर्गा जैसे ही बाथरूम में घुसती है, दूसरी तरफ गायत्री बिजली काट देती है। फिर बाथरूम के दरवाजे पर आती है। मैंने बिजली काट दी है। ठंडा पानी नहीं है नहाने के लिए, गर्म पानी से ही नहा ले। आई बड़ी बिजली बर्बाद करने वाली। अब बाथरूम के अंदर दुर्गा ये सब सुनकर मायूस हो जाती है और फिर नल खोलकर टंकी के गरम गरम पानी से नहाती है, जिससे उसका पूरा शरीर लाल पड़ जाता है। हे भगवान, सोचा था बाथरूम में ठंडा पानी से नहाऊंगी, लेकिन वो भी नसीब नहीं हुआ। अब नहाकर दुर्गा अपने कमरे में आती है और कमरे का पंखा ऑन करती है। तभी गायत्री आकर पंखा बंद कर देती है। बड़ी महारानी हो रही है तू, जो कमरे का पंखा चलाकर बैठी है। तुझे कहा है ना कि तू अपने कमरे का पंखा सिर्फ पूरे दिन में 2 घंटे ही चला सकती है। चाची, पंखा चला दीजिए, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मैं सुबह से रसोई में काम कर रही हूँ, पूरा शरीर पसीने से गीला था मेरा। फिर नहाने गई तो वहाँ पर भी मुझे ठंडा पानी नहीं मिला। ऊपर से इस बिना दरवाजे की खिड़की से कमरा पहले ही गर्म हो रहा है। अब गायत्री दुर्गा के बाल को कसकर खींचते हुए, मेरी बात को ना एक बार में सुन लिया कर। तुझे कहा ना कि तू पंखा नहीं चलाएगी। जाकर रसोई में झूठे बर्तन धो, हम लोगों ने खाना खा लिया है। अब रोती हुई दुर्गा रसोई में आती है और पसीने से तरबतर होकर सारे झूठे बर्तन धोने लगती है। माँ, पापा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। काश मेरे माँ बाप जिंदा होते, काश उन्हें कोई बचा लेता। मैं भी इतनी छोटी थी कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाई। हमारी बेटी कितनी छोटी है और सभी बातों से अनजान है। इसका चेहरा देखकर कलेजा फट जाता है, ये सोचकर कि 2 महीने बाद हम इस दुनिया से चले जाएंगे। बस सुषमा, और कुछ मत कहो, वरना ना मैं अभी दम तोड़ दूंगा। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में हमें कैंसर जैसी बीमारी लगी है और अब ये भी लास्ट स्टेज पर है। डॉक्टर ने 2 महीने की मोहलत दी है सुषमा। 2 महीने के बाद हम इस परिवार, अपनी प्यारी छोटी बच्ची, सबसे दूर हो जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। इतने में दुर्गा के चेहरे पर आंसू की कुछ बूंदें गिरती हैं। आप रो रहे हो? क्या हुआ आपको? सब ठीक तो है ना? हाँ बेटी, सब ठीक है। खिड़की खुली है ना तो बाहर से धूल मिट्टी आ रही है, शायद वही आंखों में चली गई। हाँ, मैं खिड़की बंद करके आता हूँ। अब उदय उठकर खिड़की बंद करता है। वहीं दूर दरवाजे पर खड़ी गायत्री ये सब कुछ देखकर, पता नहीं कब मरेंगे मेरे ये जेठानी। अपनी लाइलाज कैंसर जैसी घिनौनी बीमारी लेकर हमारे घर में बैठ गए हैं। मेरे पति का भी सारा पैसा इनके इलाज में ही जाता है। पता नहीं कब मरेंगे, कब इस घर से मुक्ति लेंगे ये दोनों।
इतना कहकर गायत्री गुस्से से वहां से चली जाती है और फिर देखते ही देखते 2 महीने निकल जाते हैं, जिसके बाद अचानक उदय और सुषमा को खून की उल्टियां होती हैं और वो सोफे पर बैठे बैठे ही अपना दम तोड़ देते हैं। सुनिए जी, देखिए आपके भाई को क्या हो रहा है। जेठानी जी को भी खून की उल्टी हो रही है। मनोज फौरन एम्बुलेंस बुलाता है। एम्बुलेंस सुषमा और उदय की बॉडी को स्ट्रेचर पर रखकर ले जाती है। भाई, इन्होंने तो दम तोड़ दिया है। अब ये सुनकर घर के सभी सदस्य रोने लगते हैं। वहीं मासूम दुर्गा अपनी माँ के चेहरे को पकड़कर, माँ, पापा, क्या हो गया आप लोगों को? कोई मुझे बताओ ना, ये लोग मेरे मम्मी पापा को कहाँ ले जा रहे हैं और इनके मुंह से खून क्यों आ रहा है? अब मोहल्ले के लोग मासूम दुर्गा की बातें सुनकर, बेचारी इतनी छोटी है कि समझ भी नहीं पा रही है कि इसके माँ बाप के साथ क्या हुआ। सच में ऐसे दिन भगवान किसी बच्चे को ना दिखाए। भगवान का शुक्र है कि इसके चाचा चाची हैं। अब वह इसका पालन पोषण करेंगे। अब गायत्री ये सुनकर गुस्से से, जी अब तो जिंदगी भर हमें इस लड़की को पालना पोसना है। सब कहते हैं मेरी मम्मी पापा को लाइलाज बीमारी हुई थी। काश मैं बड़ी होती तो मैं उन्हें कभी मरने नहीं देती। अब इसी तरह कुछ हफ्ते और गुजरते हैं और एक दिन दुर्गा की चचेरी बहन अपने लिए स्टाइलिश कॉटन के शॉर्ट ड्रेस लेकर आती है। माँ देखो, मैं अपने लिए स्टाइलिश स्लीवलेस कुर्ते, कॉट सेट और कंफर्टेबल नाइट ड्रेस लेकर आई हूँ। इसमें गर्मी आराम से कट जाएगी। ये देख पसीने से गीली दुर्गा कहती है, शिवानी तुम सिर्फ अपने लिए ही कपड़े लेकर आई हो, मेरे लिए लेकर नहीं आई। मुझे भी इन कपड़ों में बहुत गर्मी लगती है। इस सूट का बाजू भी फुल है, जिस वजह से मुझे बहुत पसीना आता है। मुझे भी सूती की मुलायम सूट चाहिए। तुम्हें कब से गर्मी लगने लग गई? जिंदगी भर गर्मी में रही हो, तुम्हें तो गर्मी झेलने की आदत हो गई होगी। सही कहा। और तू क्या मेरी अपनी बेटी है जो मैं तुझे कपड़े दिलाऊं? तेरी माँ मर गई हमारे भरोसे तुझे छोड़कर। शिवानी एक काम करो, जो कपड़े तुम नहीं पहनती हो ना, वो कपड़े लाकर दे दो इसको। अब शिवानी अपने कमरे में आती है और अलमारी से मोटे मोटे सूट लेकर बाहर आती है और सभी सूट को दुर्गा के चेहरे पर फेंकती है। ये लो, नए कपड़े चाहिए थे ना तुम्हें, ये रख लो। मैं ये कपड़े बिल्कुल नहीं पहनती, ये कपड़े बहुत हैवी है, मुझे इन कपड़ों में गर्मी लगती है। और अब ये वेस्ट ना हो इसलिए इसे तुम पहन लो। शिवानी, जिन कपड़ों में तुम खुद गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाती हो, तुम वो कपड़े गर्मी में मुझे पहनने को दे रही हो। और तुम तो जानती हो कि मैं सारा दिन गर्मी में कितना काम करती हूँ, मेरे शरीर पर कितना पसीना आता है। ऐसा है, ये कपड़े लेने हैं तो लो, वरना जो है उसे ही पहनो। अब इतना कहकर दोनों माँ बेटी वहां से चली जाती हैं। तभी वहां मनोज आता है। दुर्गा बेटी, तू क्यों इन लोगों से कुछ मांगती है? तेरे पास जो है वही पहन ले। गलती हो गई चाचा जी, अब नहीं मांगूंगी। देख, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तेरी चाची से लड़ नहीं सकता, वरना वो मेरी भी जान की दुश्मन बन जाएगी। अब इसी तरह एक दिन दुर्गा अपनी चाची के कमरे में झाड़ू लगा रही होती है। यहाँ कितनी ठंडक है, एसी की हवा शरीर को कितना ठंडक दे रही है। तभी वहां पर गायत्री आती है और दुर्गा से झाड़ू छीनकर उसी झाड़ू से वो दुर्गा के शरीर पर तेजी से मारने लगती है। इतना समय लगता है झाड़ू लगाने में? पूरे 10 मिनट से तू इस कमरे में है। सच सच बता, एसी की ठंडी हवा खा रही थी ना तू यहाँ रुककर? नहीं, एसी तो यहाँ पहले से ही चल रहा था और मैं तो बस अभी आई हूँ। आपने मुझे बेवजह इतनी जोर से मारा चाची जी। चली जाए यहाँ से, इसी लायक है तू। और जब तक तू इस घर में रहेगी ना, इससे भी बुरा करूंगी मैं तेरे साथ। अब रोती हुई दुर्गा वहां से चली जाती है। अब इसी तरह एक सुबह एसी चलाकर आराम से गायत्री और शिवानी हॉल में बैठी होती हैं कि तभी उन्हें सड़क से आइसक्रीम वाले की आवाज आती है। सुनो, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, मोहल्ले में जो आइसक्रीम वाला आया है उससे मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आओ। और मेरे लिए भी लेकर आ, बहुत गर्मी लग रही है मुझे। जी, मैं आप लोगों के लिए फ्रिज से ठंडा रूह अफ़ज़ा बना कर देती हूँ, क्योंकि वो आइसक्रीम वाला गली में नहीं, सड़क के नुक्कड़ पर खड़ा है, जो काफी दूर पड़ता है और बाहर अभी बहुत तेज धूप हो रही है। जाती है ये टांगे तोड़ू तेरी अभी के अभी। अब घबराकर दुर्गा कड़ी धूप में आइसक्रीम लेने के लिए सड़क के नुक्कड़ पर आती है और भाग भाग कर दुर्गा आइसक्रीम लेकर घर आ जाती है। पैरों में क्या मेहंदी लगी है? जल्दी नहीं आ सकती थी? आधी आइसक्रीम तो तूने पिघलाई दी है। और मुझे ये आइसक्रीम नहीं खानी थी, मुझे वनीला चाहिए था। जा, मेरे लिए वनीला आइसक्रीम लेकर आ। चाची, बाहर बहुत धूप है, अब मैं दोबारा नुक्कड़ पर जाऊं? आप यही खा लीजिए ना। अब गायत्री गुस्से से दुर्गा की तरफ देखती है। ये देख दुर्गा घबरा जाती है और दोबारा से कड़ी धूप में नुक्कड़ से आइसक्रीम लाकर अपनी चाची को देती है।
और खुद भागकर फ्रिज से ठंडा पानी पीने जाती है कि गायत्री फौरन उसके हाथ से पानी की बोतल छीन लेती है। तेरे कमरे में 1 लीटर की पानी की बोतल है ना? तुझे कहा है ना कि तू सारा दिन उसी पानी को पिएगी। चाची वो पानी बहुत गर्म है, मैं धूप से आई हूँ, मुझे 1 घूंट ठंडा पानी चाहिए, पीने दीजिए ना। कोई जरूरत नहीं है, रख दे पानी वापस। अब अगले दिन गायत्री ढेर सारे गंदे कपड़े लाकर दुर्गा के हाथ में थमा देती है। जा ये सारे कपड़े छत पर जाकर धो। पर चाची क्यों? छत पर बहुत धूप हो रही है, जमीन भी आग की तरह तप रही है छत की। मैं यहाँ बाथरूम में धो देती हूँ ना, आप क्यों बेवजह मुझे तड़पा रही है? जब गर्मी में तेरे शरीर से पसीना टपकता है और तुझे दर्द होता है ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं तुझे मुफ्त में तो पालूंगी नहीं, इसलिए जानबूझकर मैं तुझे तड़पा रही हूँ। जा धूप में बैठकर कपड़े धो। अब कड़ी धूप में नंगे पांव छत पर बैठकर दुर्गा सारे गंदे कपड़े धोती है। वहीं शिवानी और गायत्री ऐसे ही नीचे बैठकर आराम से फोन चलाते रहते हैं। इतना ही नहीं, अब गर्मी में तापमान और ज्यादा बढ़ जाता है। ये देख शिवानी अपनी माँ के साथ स्विमिंग पूल में छोटे छोटे कपड़ों में स्विमिंग करती है। मम्मी स्विमिंग पूल का पानी तो बहुत ठंडा है, गर्मी का एहसास भी नहीं हो रहा है, लेकिन अगर खाने के लिए कुछ स्नैक्स मिल जाता तो मजा आ जाता। चिंता क्यों करती है, तेरी चचेरी बहन है ना जो इस घर में नौकरानी की तरह काम करती है, वो खिलाएगी हमें स्नैक्स। अब गायत्री स्विमिंग पूल से दुर्गा को आवाज देकर स्नैक्स बनाने के लिए कहती है, जिसके बाद दुर्गा गर्मी में पसीने से भीगी भीगी रसोई में सबके लिए स्नैक्स बनाती है और स्नैक्स को लेकर बाहर आती है। ये लीजिए स्नैक्स खा लीजिए। अब इतना कहकर दुर्गा फौरन अपने पैरों को स्विमिंग पूल में डुबोकर बैठ जाती है। ये देख गायत्री गुस्से से बाहर आती है और उसके बाल पकड़कर उसे उठाकर खड़ा कर देती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई स्विमिंग पूल में अपने पैर डालने की? पूरा पानी गंदा कर दिया। चाची जी, मैं बस थोड़ी देर बैठ रही थी, मुझे छोड़ दीजिए। और मारो इसको माँ, हम जो करते हैं इसे भी वही करना होता है। अब एक शाम दुर्गा परेशान होकर मंदिर आती है और सीढ़ियों पर बैठ जाती है। परिवार में सुकून मुझे मिले न मिले, लेकिन इस मंदिर में मुझे अपनापन मिलता है। दूसरी तरफ इसी मंदिर में एक औरत होती है जो सीढ़ियों के नीचे रखे सबके जूते चप्पल साफ कर रही होती है। हे भगवान, मैं नित्य दिन इस मंदिर में आकर लोगों की सेवा करती हूँ। अब आप मेरी विपदा जल्दी से दूर कर दीजिए। मेरे मांगलिक बेटे के लिए एक सुंदर लड़की दे दीजिए। दूसरी तरफ दुर्गा मंदिर में समय बिताने के बाद अब अपने घर चली जाती है। अब अगले दिन गायत्री अपने घर में 3 से 4 मेहमान बुलाती है। और गायत्री कैसी हो? हाँ, और क्या हाल चाल है? सब ठीक है, चलो अंदर बैठो, बाहर बहुत गर्मी है। दुर्गा जाओ रसोई में जाकर शकुंतला, वसंती, सुमित्रा इन सब के लिए खाना बना लो। दाल मखनी, शाही पनीर, पुलाव, पूरी और मूंग दाल का हलवा बना लेना। चाची थोड़ा साइड में आना। अब साइड में आकर गायत्री, हाँ कहो, क्या हुआ? चाची वो मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन सिलेंडर सुबह ही खत्म हो गया था। आप सिलेंडर मंगवा दीजिए, मैं खाना बना देती हूँ। क्या कहा, सिलेंडर खत्म हो गया? अरे अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है। एक काम कर, बाहर घर के आंगन में ईटा जोड़कर खाना बना ले। चाची दोपहर के 2 बज रहे हैं, बाहर बहुत गर्मी हो रही है। इस कड़ी गर्मी में मैं चूल्हे पर खाना कैसे बनाऊंगी? मेरे आगे मुंह जोड़ी मत किया कर। कितनी बार समझाया है तुझे, जो कहा है वो कर, ये मेरा हुक्म है। अब घबराकर दुर्गा बाहर चली जाती है और 2-4 ईंट जोड़कर उसमें उपले डालकर वो कड़ी धूप में बैठकर शाही पनीर, मटर पनीर, पुलाव, पूरी और मूंग दाल का हलवा बनाती है। हे भगवान, गर्मी कितनी ज्यादा हो रही है। मैं पसीने से पूरी गीली हो चुकी हूँ और शरीर पर पसीना ज्यादा समय तक रुकने के कारण शरीर पर खारिश हो रही है। लाल लाल चकत्ते हो रहे हैं। इतने में बैल्कनी में शकुंतला, बसंती और सावित्री आ जाती हैं। अरे गायत्री, तू अपनी जेठानी की बेटी से कड़ी धूप में खाना बनवा रही है। अगर घर में सिलेंडर नहीं था तो मना कर देती, बेचारी परेशान हो रही है। हाँ, बेचारी गर्मी से देखो कैसे तप रही है। ज्यादा ध्यान मत दो उसकी परेशानी पर, उसकी आदत है यहाँ इस तरह काम करने की। अब धूप में खाना बनाकर दुर्गा का चेहरा पूरा लाल पड़ जाता है और इसी हालत में सबको वो खाना खिलाती है। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और अब दुर्गा हमेशा खाली समय में मंदिर में जाकर बैठ जाती है। आज भी वो मंदिर के नदी किनारे बैठी होती है। उसके शरीर पर हल्के जख्म के निशान होते हैं। इस नदी के पानी में कितनी ठंडक है, लेकिन घर पर तो सिर्फ गर्मी की मार पड़ती है। शरीर पसीने से गीला रहता है तो पंखे की हवा भी नसीब नहीं होती। दूसरी तरफ उर्मिला भगवान के आगे खड़ी होकर, हे भगवान, मेरा बेटा मांगलिक है जिस वजह से उसकी शादी नहीं हो रही है और अब वो 30 साल का होने वाला है। ज्यादा समय तक अगर उसके ऊपर मांगलिक ग्रह रहा
तो उसकी जान भी जा सकती है। आखिर कब मिलेगी मुझे वो लड़की भगवान? अब विनती करके नम आंखों से उर्मिला सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है कि तभी उसकी नजर नदी के पास बैठी दुर्गा पर जाती है, जो रो रही होती है। ये लड़की कौन है जो हर हफ्ते यहाँ आती है? अब उर्मिला दुर्गा के नजदीक जाकर बैठ जाती है। क्या हुआ बेटी, परेशान लग रही हो? और शरीर पर ये निशान कैसे हैं? आप कौन हैं और आप मेरा हालचाल क्यों ले रही हैं? बस ऐसे ही तुम्हारी तकलीफ देखी नहीं गई तो सोचा थोड़ा दुख बांट लूं। अब ये सुनकर दुर्गा की आंखें नम हो जाती हैं और फिर वो अपने मन की बात कह देती है। जी, मुझे मेरी माँ की याद आ रही है। इस दुनिया में मेरे माता पिता नहीं हैं और मैं अपने चाचा चाची के साथ रहती हूँ। इतना कहकर दुर्गा फूट फूट कर रोने लगती है और फिर वो कुछ कह नहीं पाती और वहां से उठकर चली जाती है। हे भगवान, ये लड़की कितनी मासूम है। बेचारी के माता पिता भी नहीं हैं। मैं इस लड़की को अपनी बेटी की बहू बनाना चाहती हूँ। अब मैं इसे माँ का प्यार दूंगी क्योंकि मेरी तो खुद कोई बेटी नहीं है, सिर्फ एक मांगलिक बेटा है। अब उर्मिला अपने घर आती है। सबसे पहले वो ये बात अपने पति और अपने बेटे से कहती है। आदित्य बेटा, क्या तुम शादी करना चाहते हो? वैसे तुम्हारी कुंडली में मांगलिक योग है, तुम्हें 30 से पहले शादी कर लेनी चाहिए, वरना फिर शादी होने में काफी दिक्कतें आएंगी और ग्रह और ज्यादा खराब हो जाएंगे। उर्मिला, तुम कह तो ठीक रही हो, लेकिन लड़की भी तो कोई मिलनी चाहिए ना। वैसे पंडित जी ने तो कहा था कि कोई गरीब लड़की मिल जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी, मुझे एक लड़की पसंद है। कई दिनों से मैं उसे मंदिर में देख रही हूँ। आज उससे थोड़ी सी बात हुई तो पता चला कि उसके माता पिता नहीं है, चाचा चाची उसे पाल रहे हैं। पर माँ बाप की कमी तो महसूस होती ही है उसे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उसे अपने घर की बहू बनाकर उसे बेटी की तरह प्यार दूं, क्योंकि मेरी भी कोई बेटी नहीं है, सिर्फ एक लौता बेटा ही है। माँ, अगर आपको वो लड़की इतनी पसंद है तो मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब कुछ हफ्ते बाद उर्मिला रिश्ता लेकर दुर्गा के घर पहुंचती है। दुर्गा इस वक्त भी कमरे में झाड़ू लगा रही होती है कि गायत्री पूछती है, आप कौन हैं? हाँ, आप कौन है? और ये लड़का? जी, मैं अपने बेटे का रिश्ता लेकर आई हूँ, आपकी घर की बड़ी बेटी के लिए, जो अक्सर मंदिर में आती रहती है। अच्छा, आप बैठिए तो। हाँ, आप लोग बैठो। दुर्गा, जाओ सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। अब दुर्गा फटाफट चाय नाश्ता लेकर आती है। सभी चाय नाश्ता करते हैं। ये उस दिन मंदिर में मिली थी, आज रिश्ता लेके आ गई। कहीं मेरी चाची की कोई चाल तो नहीं है? मम्मी, ये लोग तो दुर्गा को पसंद कर चुके हैं और उससे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। अगर ये चली गई तो इस घर के काम कौन करेगा? चुप कर, मैं नौकर रख लूंगी। लेकिन अब इस बच्चलन को यहाँ से कोई ले जाने आया है तो जाने दे इसे। गायत्री जी, आप आपस में क्या बातें कर रहे हैं? जी, हम बस यही कह रहे हैं कि आपका बेटा बहुत अच्छा है, हमें ये रिश्ता मंजूर है। अब खुशी खुशी दुर्गा का रिश्ता फिक्स हो जाता है और 3 से 4 हफ्ते के अंदर दुर्गा पूरी विधि विधान के साथ शादी करके अपने ससुराल पहुंच जाती है। आओ बहू रानी, इस कलश को गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। अब दुर्गा दाएं पैर से कलश गिराती है और फिर अपने खूबसूरत पैर कुमकुम की थाल में रखकर घर के अंदर प्रवेश करती है। लेकिन घर में घुसते ही दुर्गा दंग रह जाती है, क्योंकि घर का एक हिस्सा काफी टूटा फूटा होता है। हे भगवान, इन लोगों का घर तो काफी टूटा हुआ है। अरे, मुझे समझ जाना चाहिए था कि मेरी चाची की ही कोई चाल है। पक्का चाची ने उस औरत को उस दिन मंदिर में भेजा होगा और रिश्ते के लिए भी उन्होंने कहा होगा इन्हें, ताकि मैं इस घर में भी आकर बस तकलीफ में ही रहूं। इतने में उर्मिला बड़े ही प्यार से कहती है, बहू, मुझे माफ कर देना। शादी के 2 से 4 हफ्ते पहले मैंने घर में काम शुरू करवाया था, लेकिन मेरी बेटी नहीं है ना, तो सब कुछ खुद ही करना पड़ा था और मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। अभी तुम्हारा कमरा भी नहीं बना है, तो एक काम करो, तुम मेरे कमरे में सो जाओ, मैं यहीं सो जाऊंगी। पर आप यहाँ कैसे सोएंगी? यहाँ तो काफी मिट्टी मिट्टी हो रही है। मैं सो जाऊंगी बहू, तुम जाओ। अब दुर्गा अपने पति के साथ अपने सास के कमरे में जाती है, जहां चारों दीवारों पर एसी लगी होती है। दुर्गा जैसे ही बेड पर बैठती है, एक नौकर उसके कमरे में नाइट ड्रेस लेकर आता है। छोटी मालकिन, आप ये नाइट ड्रेस पहन लीजिए। हाँ, तुम चेंज कर लो दुर्गा। अब दुर्गा नाइट ड्रेस पहन कर आती है। पहली बार उसे गर्मी में सूती हल्के कपड़ों में सुकून महसूस होता है। इसके बाद दुर्गा जैसे ही बेड पर लेटती है, एसी की ठंडी हवा में वो फौरन गहरी नींद में चली जाती है। ये देख उसका पति, हे भगवान, दुर्गा तो बेड पर लेटते ही सो गई। ऐसा लग रहा है जैसे जन्मों से सोई नहीं है। खैर, कोई बात नहीं, काफी मासूम लग रही है सोती हुई। अब अगले दिन जैसे ही सोकर दुर्गा उठती है, उसके सामने नौकर ठंडा ठंडा मैंगो शेक लेकर पहुंचता है। छोटी मालकिन, ये ठंडा ठंडा मैंगो शेक पी लीजिए, इससे आपको अच्छा फील होगा।
हे भगवान, मायके में तो मुझे ठंडे पानी का एक घूंट भी नसीब नहीं होता था, और यहाँ आँख खुलते ही ठंडा ठंडा मैंगो शेक पी रही हूँ। क्या हुआ? कहाँ खो गई? मैंगो शेक अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं जी, ऐसा नहीं है। गर्मी में तो ये ठंडा ठंडा मैंगो शेक पीकर बहुत राहत मिल रहा है। अब नहा धोकर बाथ ड्रेस में जैसे ही दुर्गा कमरे में आती है, उसकी सास वहाँ एक सॉफ्ट डिजाइनर सूती साड़ी लेकर आती है। बहू, गर्मी बहुत ज्यादा है, काम करो, तुम ये साड़ी पहन लो। ठीक है माँ जी। अब शीशे के पास दुर्गा सॉफ्ट सूती डिजाइनर साड़ी पहने मेकअप करती है। पहली बार गर्मी में मुलायम कपड़े पहनकर कितनी राहत मिल रही है। मायके में तो मुझे मोटे मोटे कपड़े पहनने पड़ते थे अपनी चचेरी बहन के, और यहाँ तो चारों तरफ एसी है, जिससे मेरे बदन पर पसीने का एक बूंद तक भी नहीं आ रहा है। अब दुर्गा रसोई में खाना बनाने के लिए जाती है, जहाँ रसोई में भी एसी लगा होता है और नौकर मौजूद रहते हैं। अरे, खाना भी अब क्या नौकर ही बनाएंगे? हटिए, मैं बनाती हूँ। आज आप लोग मेरे हाथ का खाना खाइए। वैसे भी आज मेरी पहली रसोई है। दुर्गा इतना कहती है कि इतने में वहाँ उर्मिला आ जाती है। नहीं बहू, तुम क्यों खाना बनाओगी? नौकर है ना, वो बना लेंगे। तुम बस खाना छूकर विध पूरा कर देना। अब नौकर सारा खाना बना देते हैं। दुर्गा उन खाने को छू देती है, जिसके बाद पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर एसी की ठंडी ठंडी हवा में बैठकर खाना खाता है। हे भगवान, मायके में तो मुझे एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। सारा समय बस रसोई में खाना बनाने में ही चला जाता था, और मैं कितनी गीली हो जाती थी वहाँ पसीने से। लेकिन यहाँ एसी की ठंडी ठंडी हवा में खाना खाने में कितना सुकून मिल रहा है। क्या हुआ बहू, मायूस हो जाती हो बीच बीच में? सब ठीक तो है ना? जी हाँ, मैं ठीक हूँ। बहू, घर में कोई काम नहीं है, तुम खाकर दोपहर की नींद ले लेना, और हाँ, एसी ऑन कर लेना, गर्मी बहुत है। अब दुर्गा खाना खाकर कमरे में जाती है और एसी ऑन करके मखमले बिस्तर पर सोने लगती है। मायके में तो चैन की नींद कभी नसीब नहीं हुई, लेकिन यहाँ तो मुझे रात को भी बहुत अच्छी नींद आई थी, और अब दोपहर में भी मैं सुकून से सो रही हूँ। गर्मी का तो एहसास ही नहीं है यहाँ। अब एक हफ्ते के बाद ससुराल में दुर्गा का कमरा बनकर रेडी हो जाता है। उर्मिला, रामवीर और दुर्गा के पति दुर्गा को लेकर उसके कमरे में जाते हैं। ए दुर्गा, देखो, ये तुम्हारा कमरा है। अब दुर्गा देखती है कि उसके कमरे में लग्जरी खिड़कियां बनी हुई हैं, चारों दीवारों पर एसी लगे हैं, और काफ़ी लग्जरी बेड कमरे के बीच में रखा हुआ है। दूसरी तरफ बेड के बगल में छोटा रेफ्रिजरेटर लगा हुआ है। हे भगवान, ये मेरा कमरा है। ये कमरा तो बहुत बहुत अच्छा है। चारों तरफ एसी, ये खिड़कियाँ, और ये छोटा सा रेफ्रिजरेटर भी लगाया है। हाँ, वो इसलिए ताकि तुम्हें गर्मी में बार बार उठकर पानी लेने के लिए जाना ना पड़े। बहू, ये कमरा तुम्हें कैसा लगा? माँ जी, ये कमरा नहीं, जन्नत है। और सच कहूँ तो ये मेरे सपनों का कमरा है। मुझे हमेशा से ऐसा एक कमरा चाहिए था। ये लोग सच में मुझे इतना ही प्यार करते हैं ना, या ये इनकी कोई चाल है? कहाँ खो गई बहू? चलो, अब थोड़ी देर तुम रेस्ट कर लो, थक गई होगी तुम। अब दुर्गा अपने कमरे में बेड पर एसी के नीचे सुकून की नींद लेती है। अब अगले दिन दुर्गा अपने कुछ गंदे कपड़े धोकर छत पर सुखाने जाती है। रुको बहू, छत पर बहुत गर्मी है। महेश, जाओ, छोटी मालकिन के कपड़े छत पर रख कर आओ। बाप रे, ये लोग तो मुझे छत पर भी जाने नहीं देते गर्मी में, और चाची तो मुझसे कपड़े धुलवाती थी छत पर। अब रात को आदित्य पूरे परिवार को बाहर डिनर कराने के लिए लेकर जाता है। अब दुर्गा पहली बार 7 स्टार होटल में शाही खाना खाती है। चारों तरफ एसी की ठंडी हवा होती है। हे, कैसा लगा रेस्टोरेंट दुर्गा? और यहाँ का खाना कैसा लगा तुम्हें? सब बहुत अच्छा है। आप लोग मुझे सच में बहुत प्यार करते हैं। सच में करते भी हैं या नाटक कर रहे हैं? क्या हो गया बहू, तुम बात करते करते कहाँ खो जाती हो? कुछ नहीं, सब बहुत अच्छा है। इसी तरह एक दिन गर्मी बहुत ज्यादा होने के कारण उर्मिला कहती है, बेटा, बहू को कहीं वाटर पार्क वगैरह ले जा। गर्मी देख कितनी हो रही है, तुम अकेले भी कहीं घूमने जाओ। अब आदित्य दुर्गा को लेकर वाटर पार्क जाता है। दुर्गा पहली बार स्विमिंग ड्रेस में वाटर पार्क में स्विमिंग करती है। आदित्य जी, वाटर पार्क का पानी कितना ठंडा है, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। मजे करो जी भर के। वैसे चलो एक सेल्फी लेते हैं। अब दुर्गा अपने पति के साथ सेल्फी लेती है। वो बहुत खुश दिख रही होती है। चाची तो घर के स्विमिंग पूल में मुझे पैर भी नहीं रखने देती थी, और यहाँ तो ससुराल वाले शौक से मुझे वाटर पार्क लेकर आए हैं। अब इसी तरह एक दिन घर के सभी सदस्य हॉल में बैठे होते हैं। लगता है बाहर मलाई कुल्फी वाला आया है, पर भाई बहुत गर्मी है, कौन लाए उस कुल्फी को? इतने में दुर्गा खड़ी होती है। जी, मैं ले आती हूँ, रुकिए। बहू, तुम क्यों जाओगी? बाहर इतनी गर्मी हो रही है।
हाँ, मैं ब्लैंकेट से ऑर्डर कर देता हूँ। अभी देख, अचानक दुर्गा की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो अतीत में चली जाती है। अरे क्या हुआ दुर्गा? बहू, कोई बात है क्या? तुम वैसे भी काफी खोई खोई रहती हो और आज अचानक से तुम रो रही हो। अब दुर्गा अपने अतीत की बातें अपने ससुराल वालों से कहती है। ससुराल वाले हैरान हो जाते हैं। क्या तुम्हारी चाची तुम्हें कड़ी धूप में आइसक्रीम लेने भेजती थी और घर के सारे काम करवाती थी तुमसे? वो चाची थी या दुश्मन चाची? चाची तो माँ समान होती हैं भाई। तुम्हारी चाची तो बहुत बुरी है दुर्गा। इसीलिए मेरी बहू हमेशा घबराई और डरी डरी सी रहती है। लेकिन बहू, तुम चिंता मत करो, मेरी कोई बेटी नहीं है और मैंने तुम्हें कभी बहू के रूप में नहीं देखा है। मैंने तुम्हें शुरू से अपनी बेटी ही माना है और हमेशा अपनी बेटी की तरह ही प्यार करूंगी। जी मैं जानती हूँ, और अब मुझे एहसास हो गया कि आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अब इसी तरह 6 से 7 महीने गुजरते हैं, जिसके बाद दूसरी तरफ गायत्री की बेटी अपने ससुराल से फोन करती है। माँ, आपने मेरी कहाँ शादी करवा दी है? ये लोग गर्मी में मुझसे बहुत काम करवाते हैं। मेरा सारा समय रसोई में कट जाता है। ऊपर से मुझे कंफर्टेबल कपड़े भी पहनने को नहीं देते। अभी भी मैं मोटी साड़ी और घूंघट में हूँ। इतने में शिवानी की सास वहां आकर, किससे गप्पे लड़ा रही है? फोन में जाकर रात का खाना बना ले, मेहमान आने वाले हैं। अब शिवानी डरकर फोन रख देती है। वहीं गायत्री ये सब सुनकर घबरा जाती है। सुनिए जी, जिस अमीर घर में पैसों के चक्कर में हमने अपनी बेटी की शादी करवाई थी ना, वो लोग हमारी बेटी को परेशान कर रहे हैं। कल ही चलिए उसे देखने। ठीक है, चलते हैं। अब अगले ही दिन मनोज और उर्मिला अपनी सगी बेटी की ससुराल आते हैं, जहां उसकी बेटी ने मोटी साड़ी और सर पर घूंघट कर रखा होता है। अरे आप लोग बिना बताए आ गए, कम से कम एक फोन तो कर देते। जी माफ कीजिएगा, जल्दबाजी में फोन करना भूल गए। ठीक है, अब आ गई हो तो बैठो। बहू जाओ छत पर से कपड़े लेकर आओ, कपड़े धूप में खराब हो जाएंगे ज्यादा देर रहे तो। और फिर रसोई में जाकर अब अपने माँ बाप के लिए खाना भी बना लेना। सब्जी नहीं है तो बाजार से सब्जी भी ले आना। मम्मी जी, इतनी गर्मी में इतना सारा काम, छत पर भी धूप है और बाहर भी धूप होगी और रसोई भी बहुत गर्म है। बहू हो तुम इस घर की, इतना तो करोगी ही। जी, पर ये अभी बच्ची है, इतनी गर्मी में इतना काम कैसे कर पाएगी? क्यों नहीं कर पाएगी? शादी किस लिए की है इसने? घर संभालने के लिए ही ना। अब उर्मिला और मनोज अपनी आंखों से देखते हैं कि उनकी बेटी कड़ी धूप में छत से कपड़े लाती है, फिर गली से दोपहर में ठेले से सब्जी लेती है और फिर रसोई में जाकर खाना बनाती है। ये देख उर्मिला बहुत दुखी हो जाती है। इतने कष्ट तो मैंने अपनी बेटी को नहीं दिए कभी, जितने कष्ट इसके ससुराल वाले इसे दे रहे हैं। अब कुछ देर के बाद उर्मिला अपने घर आ जाती है। सुनिए जी, हमारी बेटी तो बड़ी परेशानी में जी रही है वहाँ। चलिए जरा एक बार अपनी सौतेली बेटी को भी देखते हैं, वो कैसी है। सौतेली नहीं है, वो मेरे भाई की बेटी मेरी बेटी है। अब अगले दिन उर्मिला और मनोज दुर्गा से मिलने के लिए उसके ससुराल आते हैं, जहां दुर्गा ने काफी कंफर्टेबल साड़ी पहनी हुई होती है। साथ ही नौकर घर के काम कर रहे होते हैं। अरे चाचा चाची, आप यहाँ? वहीं ससुराल वाले दुर्गा की चाची को देखकर खुन्नस में होते हैं। आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए, नौकर जाओ इनके लिए कुछ बना कर ले आओ। अब नौकर दुर्गा के चाचा चाची को पकवान बनाकर खिलाते हैं। खाने का पहला निवाला खाते ही गायत्री की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। अरे चाची, आप रो क्यों रही है? क्या हुआ चाचा, सब ठीक तो है ना? अरे ये क्या, दूसरों की आंखों में आंसू देने वाले आज मेरे घर में रो रहे हैं। ये सुनकर गायत्री सुन पड़ जाती है। हाँ ठीक कह रहे हैं, लगता है दुर्गा ने आपको सब बता रखा है कि मैंने उसके साथ क्या क्या किया है। लेकिन दुर्गा, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे साथ जो भी दुष्ट व्यवहार किया उसका फल मेरी बेटी भोग रही है। आज वो जिस ससुराल में है उसके साथ बहुत अन्याय हो रहा है। वो लोग उससे बहुत काम करवाते हैं, उसे तड़पाते हैं, लेकिन तुमने जितना दुख भोगा आज उतना ही सुख भोग रही हो। जैसी करनी वैसी भरनी। जब आपने शुरू से ही बीज ही करेले के बोए तो अंत में आम कहां से खाने को मिलेगा। आपने शुरू से मेरी बहू को तड़पाया था, जिसका न्याय भगवान अब कर रहे हैं। वही दुर्गा घबरा कर कहती है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैं अपनी छोटी बहन के ऊपर इतना अत्याचार होता नहीं देख सकती। ये सब कुछ मेरे साथ ही हुआ है, मैं उसकी तकलीफ समझ सकती हूँ। चाची, हमें कैसे भी उसे डाइवोर्स दिलवाना होगा उसके पति से। अब दुर्गा कोर्ट में जाकर डाइवोर्स फाइल करती है और फिर अपनी चचेरी बहन को उसके पति से डाइवोर्स दिलवाती है। अब घर में शिवानी दुर्गा को गले से लगाकर, बहन मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत तड़पाया, लेकिन तुमने फिर भी मेरी मदद की और मुझे उस नर्क से बाहर निकाला। लेकिन मैंने तो कभी तुम्हारी तकलीफों को समझने की कोशिश नहीं की, साथ ही ना ही कभी माँ को रोकने की कोशिश की।
सच में दुर्गा, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। भगवान का शुक्र है कि तुमने मेरी बेटी को उस नरक से बाहर निकाल दिया। अब मैं उसकी एक अच्छे घर में शादी कर दूंगी। जी बिल्कुल, और कोई बात नहीं, बीती बातों को भूल जाइए। देख रही हो गायत्री जी, मेरी बहू इतनी तकलीफ सहने के बाद भी आप लोगों को माफ कर रही है। चलो बहू, अब हम चलते हैं, तुमने अपना कर्तव्य निभा दिया। अब इसी तरह कुछ ही महीने में गायत्री अपनी बेटी की दूसरी शादी करवा देती है। वहीं उर्मिला अब अपनी बहू से कहती है, बहू अब सब कुछ ठीक है, तुम्हारे चाचा चाची को भी उनकी गलती का एहसास हो गया। साथ ही मेरे मांगलिक बेटे को तुम्हारी जैसी सुंदर मासूम बहू मिल गई, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं मंदिर में एक शाही भंडारा करवाऊँ। हाँ माँ, इस कार्य में मैं और दुर्गा आपके साथ रहेंगे। अब अपने सास और पति के साथ मिलकर दुर्गा मंदिर में शाही भंडारा करवाती है और फिर साथ ही वो अपने ससुराल में खुशहाल जिंदगी बिताने लगती है।